नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, कटरा से बड़ी खबर, जहां कटरा रोपवे विवाद पर उपराज्यपाल की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जहां पर रोपवे से किसी भी आप देखिए परेशानी का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ेगा, यानी किसी की भी रोजी रोटी पर कोई आंच नहीं आएगी। और कटरा के लोगों के साथ बातचीत करने को भी श्राइन बोर्ड तैयार है। संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा यहां पर जिस तरह से कारोबार बंद रहा है और अब इस पर काम किया जाएगा। कटरा में प्रस्तावित रोपवे पर उपजे हुए विवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उपराज्यपाल ने कहा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास सरकार की जिम्मेदारी है और वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वे रोपवे के निर्माण से किसी की भी रोजी रोटी पर आंच नहीं आने देंगे। और कटरा के दौरे के दौरान यहां उपराज्यपाल ने यह आश्वासन दिया कि कहा कि श्राइन बोर्ड कटरा के लोगों के साथ बातचीत कर उनकी दिक्कतों पर हल निकालने को प्रतिबद्ध है। वहीं कटरा में आज संघर्ष समिति ने प्रस्तावित रोपवे परियोजना के विरोध में बंद भी रहा, तो समिति और साथ ही अधिकारियों के बीच में बातचीत असफल रहने के बाद समिति के आह्वान पर आज दुकानें और अन्य कारोबार बंद रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि रोपवे बनने से उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। संघर्ष समिति के सदस्यों का आरोप है कि रोपवे शुरू होने के बाद पारंपरिक ट्रैकिंग मार्गों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, जिससे बाणगंगा से यहां चरण पादुका के बीच के दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होगा। और नुकसान अगर झेलना पड़ सकता है तो वहीं पर आप देखिए लोगों की तरफ से आज विवाद किस तरह से दिखाया गया। और व्यापारियों का कहना है कि हजारों परिवार श्रद्धालुओं पर निर्भर है और उनकी आमदनी प्रभावित होगी। मैं तो आया हूँ, दुकानें बंद दिखी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। देश भर के श्रद्धालु आते हैं और कटरा के निवासियों से मेरी अपील होगी कि वो एकदम आश्वस्त रहें, किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा और श्राइन बोर्ड हर तरह के लोगों से बातचीत करके बेहतर से बेहतर। त्रिकुटा पहाड़ियों में आदि शंकराचार्य के ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ये बड़ी खबर। जहां पर आप देखिए कई सालों से ये वीरान पड़ी हुई जगह थी, लेकिन आज इसे चिन्हित कर किस तरह से इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा, ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने 31.51 करोड़ रुपए की परियोजना की नींव रखी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50 दुकानों का भी निर्माण होगा। धर्मनगरी कटरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम भी बनाया जाएगा। श्राइन बोर्ड की तरफ से ये म्यूजियम बनवाया जाएगा। और रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों में ही आदि शंकराचार्य को समर्पित श्री शंकराचार्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा और ये मंदिर माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास बनाया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कटरा में इस परियोजना की आधारशिला रखने पहुंचे। ये परियोजना पहली बार 1967 में शुरू हुई थी, इसे योजना बनाया गया था, लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी श्रद्धालु समिति द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया है। तो इसकी अनुमानित लागत 31 करोड़ 51 लाख है और ये मंदिर 41 कनाल भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे स्थानीय लोगों ने दान में दिया है। और योजना में मोटर योग्य यहाँ मार्ग, श्रद्धालुओं के लिए ही शौचालय, पानी के पॉइंट्स और लगभग 50 दुकानें शामिल की गई हैं। उपराज्यपाल के मुताबिक ये परियोजना श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाएंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करेंगी। उपराज्यपाल ने बताया कि श्राइन बोर्ड ने बैठक में कई अन्य ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, जिनमें कटरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक म्यूजियम का भी निर्माण किया जाएगा। हाँ जी गुरु जी, थैंक यू। 89 में हुआ है, 92 में इस नाम का मंदिर बंद हो गया था। कोई परिवार के तरफ से भी हुआ होगा, कहीं बाहर से भी हुआ होगा, तो सर ये बंद हो गया था। लेकिन आज आपकी आज्ञा से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम है, डीसी मैडम, एसडीएम साहब, तहसीलदार रानी और भोलेनाथ जी कृपा बनाए रखें यहाँ पर आपके परिवार पर। जय माता दी। समर्पयामि। हरि ओम। भैया क्या कर रहे हो यार आप? श्रीनगर में शंकराचार्य जी का मंदिर मौजूद है, अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। यहाँ भी आदि शंकराचार्य जी के चरण पड़े थे और काफी पहले
एक विचार आया था कि शंकराचार्य जी के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक बार गांव के जो निवासी हैं इनसे बातचीत करके काफी पहले ये विचार आया था, किन्हीं कारणों से ये काम नहीं हो सका था। अब श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और गांव के नागरिकों ने मिलकर के तय किया है कि शंकराचार्य जी का भव्य मंदिर बनेगा और गांव की एक कुल देवता है उनका मंदिर का निर्माण भी होगा। सड़क का निर्माण और स्थानीय जो नागरिक उनकी आजीविका हेतु 50 दुकानों का निर्माण ये श्राइन बोर्ड करेगा। एक विचार और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये भूमिका मंदिर है, इसकी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसे भी करा दिया जाए। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में श्राइन बोर्ड ने बड़े ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें कटरा शहर में इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस, देवी मां का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का निर्णय, लाइट एंड साउंड शो जैसे। तो विधानसभा के बजट सत्र में आज जम्मू संभाग के तमाम जिलों के विधायकों ने अपने अपने इलाकों की समस्याओं को प्राथमिकता से ही सदन में रखा है। किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार ने अपनी विधानसभा के कई मुद्दों को उठाया और सरकार से इन्हें प्राथमिकता से हल करने की मांग की। उन्होंने किश्तवाड़ को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग जोर से उठाई है और कहा कि वहां कई खूबसूरत पर्यटन स्थल होने के बावजूद किश्तवाड़ को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने किश्तवाड़ के युवाओं को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं में उम्र में छूट दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने निकलवाई और हमारी ज्वाइनिंग करवाई। सर, हर साल JKS का एग्जाम होता है और हर साल बच्चे जो है एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं। एक ही बारी में क्यों नहीं उनको एज रिलैक्सेशन का जो है वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको फिलअप करके, ताकि हर बार उनको वो 35 साल का वो ना लगाना पड़े और एक ही बारी में उनके लिए कोई सोल्यूशन निकले। सर, CM साहब जो है इस सरकार के मुखिया हैं। इस चीज से काम नहीं चलेगा कि इन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, या बीजेपी वाले आए थे उन्होंने काम नहीं किया। अब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि हमें हमारे युवाओं के लिए काम करना है, हमें हमारे बेरोजगारों के लिए काम करना है, हमें हमारे बच्चों के लिए काम करना है। सर, अब बात मैं टूरिज्म पे लाऊंगी, क्योंकि किश्तवाड़ बहुत खूबसूरत इलाका है और टूरिज्म में हमेशा पिछड़ के रह गया। सर, हमारे CM साहब ने दुनिया भर का भ्रमण किया है, वो सब वजहें जानते हैं कि किस वजहों पे हम जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का प्रमोशन करते हैं। तो मैं CM साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि दुनिया भर के पर्यटक जम्मू कश्मीर आए और सिर्फ जम्मू कश्मीर में वो 5 किलोमीटर के दायरे में सिमट के ना रहकर जम्मू कश्मीर के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में भी आए। इसको लेके हमें कोई पॉलिसी फ्रेम आउट करनी चाहिए, कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई डिजाइन सूटेबल फ्रेम करना चाहिए, जिसके बाद हमारे लोग जो है वो दूर दराज क्षेत्रों में भी जाए और वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सके। खूबसूरती से नवाजा है, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, चाहे पहाड़ों की बात हो, चाहे खेत खलियानों की बात हो, चाहे जंगलों की बात हो। सर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी भी वहां पे एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया गया। सर, वहां पे जंगल तो है पर स्काई रेल नहीं है, मंदिर है पर उनके लिए कोई विकास की सुविधा नहीं है, मंदिर के इतिहास को लेके कोई ऑडियो विजुअल्स नहीं है। सर, गाइड नहीं जो पर्यटकों को बता सके कि यहाँ का इतिहास क्या है। सर, हमारे जब प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जाते हैं तो आपने देखा ही होगा उसके बाद वहां पे टूरिस्ट का कितना जमावड़ा आता है। वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरह बूस्ट करते हैं, वो वहाँ के खाने को, फूड फैसिलिटीज को किस तरह बूस्ट करते हैं। हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। सर, मैं किश्तवाड़ के दक्षिण की बात करूं तो वहाँ पे एक बर्मा पीक है जहाँ 2 कुंड है, ब्रह्मसर और करालसर। सर, इनको भी टूरिज्म मैप पे लाया जाना चाहिए। सर, त्रिसंध्या माता की बात करूं, 3 बार मैं वहां गई, 3 बार वहां पे दिन में पानी आता है और ऐसा अद्भुत दृश्य होता है मानो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद वहां पे बरस रहा हो। सर, ऐसे खुले मैदान, उसमें पहाड़ियां और बीच में से पानी के झरने। सर, इतना अद्भुत नजारा जम्मू कश्मीर में और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा इन इलाकों को नकारा गया, नजरअंदाज किया गया। मैं मौजूदा सरकार से गुजारिश करूंगी
कि पिछली बार भी मैंने उनको 10 प्रोजेक्ट दिए थे टूरिज्म को लेके और 10 के 10 उन्होंने अप्रूव किए, लेकिन इस बार भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी कोई काम करें। तो गुलमर्ग को भूल जाती हूँ, हमने सिर्फ एक गुलमर्ग डेवलप किया और उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत सी जगहें हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। मेरी मौजूदा सरकार से गुजारिश है कि विमलनाथ को ध्यान में रखते हुए वहां पे टूरिज्म मेला भी लगवाया जाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया जाए ताकि टूरिस्ट वहां पे आए। परेड ग्राउंड को देखती हूँ, बीच में सरसब्ज ग्राउंड है, चारों तरफ पहाड़ी वादियां हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि वहां पे काम करने के लिए सफाई कर्मचारी। तो आरएस पठानिया ने जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर जम्मू और कश्मीर संभागों के बीच में चल रही खींचतान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को क्षेत्रीय विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए। पठानिया ने सरकार से मांग की कि अगर एक ही स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित करने से विवाद बढ़ रहा है तो जम्मू के साथ साथ कश्मीर संभाग में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए। उनका कहना था कि इससे दोनों क्षेत्रों में विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहेगा। उन्होंने सरकार से इस विषय पर स्पष्ट नीति घोषित करने और शीघ्र निर्णय लेने की अपील की ताकि अनावश्यक राजनीति तनाव समाप्त हो सके। स्पेसिफिकली फिर कुछ लेवल ऑफ स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि खामखा पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये रीजन के नाम पे एक नया डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की। मैं आपको ले जाऊंगा, ये जब रेजोल्यूशन कश्मीर में आया, मैंने यहाँ से डिस्कशन की, मैंने कभी किसी रीजन का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जहां मर्जी खुद वो रीजन हमारा है, यही रीजन हमारा। लेकिन अब दी वे हाउ सिस्टम हैज बीन डन, एक यूनिवर्सिटी जम्मू में, एक कश्मीर में। क्यों? आई वांट टू आपके माध्यम से रिकॉर्ड पे आ जाए। कश्मीर में यूनिवर्सिटी 1948 में आया, जम्मू में यूनिवर्सिटी 1969 में आया साहब। मेडिकल कॉलेज कश्मीर में 1959 में आया, जम्मू में मेडिकल कॉलेज 1973 में आया। स्कॉस्ट 1982 में कश्मीर में आया, जम्मू में स्कॉस्ट 1999 में आया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 यहाँ संघर्ष करके 2011 में आया। स्टेट कश्मीर में, जम्मू में कोई ऐसा था नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 2016 में यहाँ नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट वहां पे यहाँ नहीं। तो इसको मुझे 1960 में, 1960 में, यहाँ पे 2016 में IIM आया। तो मेरा आपने जमात की दो होनी चाहिए, चले। तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है और विपक्षी नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्टेटहुड का निर्णय केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उमर अब्दुल्ला या किसी अन्य नेता द्वारा कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकती है। सुनील शर्मा ने कहा कि जनता और क्षेत्रवासियों को ये समझना चाहिए कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है और अफवाहों या राजनीतिक बयानबाजियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस मसले पर पारदर्शी और संवैधानिक ढंग से ही निर्णय लिया जाए और इस बीच में राजनीतिक दलों के बीच में इस मुद्दे को लेकर चर्चा और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। तो स्टेटहुड तो हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। स्टेटहुड हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। स्टेटहुड जल्दी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक तो होना नहीं चाहिए। स्टेटहुड साहब थोड़ी कोई डेडलाइन डिसाइड करेंगे, वो भारत सरकार को यहाँ से डायरेक्शन देंगे या पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन देंगे कि कब होगा कब नहीं होगा। उन्हें यहाँ पे 3 मिनिस्टर बनाने, वो बनाए ना, 1.5 साल से वो खाली है वैकेंसीज, वो नहीं भर पा रहे हैं। स्टेटहुड की तो दूर की बात है। उन्हें बोलिए अगर आप में दम है ज़रा वो 3 मिनिस्टर बना के दिखाएं, जो वैकेंसीज यहाँ पे खाली पड़ी है ज़रा बना के दिखाओ। स्टेटहुड तो दूर की बात है, उनको डिसाइड करना। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर हार्दिक बधाई दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि टीम ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन के दम पर इतिहास रचा। रणजी ट्रॉफी जैसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचना प्रदेश के क्रिकेट इतिहास में एक बड़ी कामयाबी है। सुनील शर्मा ने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और स्पोर्ट टीम को ही सराहना करते हुए कहा कि ये सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्हें उम्मीद है कि ये टीम फाइनल मुकाबले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। रणजी में फाइनल में पहुंच के एक इतिहास रचा है जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में। मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं और ये प्रेरणा, इंस्पायरेशन के भी एक स्रोत है आने वाली पीढ़ी के लिए, जिस पीढ़ी के सामने एक चुनौती है। ड्रग्स में बच्चे जा रहे हैं, गंदी आदतें बन रही है, वहाँ पे वही बच्चे जो एक्सेल कर रहे हैं वो समाज में उस युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।
ये बहुत अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए और मैं बधाई देना चाहूँगा उस पूरी टीम को। ये कामना भी करता हूँ कि जम्मू कश्मीर का नाम फाइनल में भी रोशन करें वो। जम्मू कश्मीर के इतिहास में, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये पहली बार है कि पिछले 67 ईयर के बाद जो है पहली बार ये टीम जो है फाइनल में पहुंची है। नो डाउट इसमें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट की टीम ने रणजी के फाइनल में आके एक इतिहास रचा है, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए, नव पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा, इंस्पायरेशन का स्रोत बने हैं। जब समाज के सामने, जब युवा पीढ़ी के सामने चुनौतियां हैं, इस वक्त ड्रग्स बहुत ज़्यादा आया है, गंदी आदतें हैं, वहीं दूसरी तरफ से बच्चे जो एक्सेल कर रहे हैं खेलों में, विशेषकर क्रिकेट में, रणजी में फाइनल में पहुंच के जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है, प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा यहां मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे गलत और देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ बताया। मुख्यमंत्री ने यहां पर अपनी बात रखी थी, लेकिन फिलहाल उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समुदाय का धर्म के आधार पर आरक्षण छीनना न्याय संगत नहीं है। उनका कहना था कि आरक्षण का लाभ केवल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि एक फैसले जो जिस तरह से किए जा रहे हैं, ऐसे फैसलों का जवाब जनता चुनाव के माध्यम से देगी। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मताधिकार का प्रयोग कर लोग यहां सरकार को स्पष्ट संदेश देंगे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सजग रहें। उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर बहस को तेज कर दिया है। किसी का हुआ है और आप सिर्फ जस्ट वोट बैंक के लिए और अपने वोट को सिक्योर करने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए अगर आप ऐसे फैसले करते हैं तो गलत है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन है तो वो उन लोगों के लिए है जिनको ज़रूरत है, और सही मायने में रिजर्वेशन उन लोगों को मिलनी भी चाहिए जिनको ज़रूरत है। कहीं ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी होती है, और कई लोग जिनको वाइट कलर क्लास है, क्रीमी लेयर है, वो ले जाती है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने कोई लिया है, अगर वहाँ उन्होंने विड्रा किया तो वहाँ के लोग खुद फैसला करेंगे। जब अब आने वाले इलेक्शन है वहाँ लोग फैसला करेंगे। अगर कोई ऐसी मतलब कि मेरा जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये मज़हब के नाम पे आप किसी का विड्रा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरएस पठानिया ने आरएसपुरा स्थित बाल गृह से 3 बंदियों के फरार होने की घटना को सुरक्षा से गंभीर चूक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये केवल पुलिसकर्मियों की लापरवाही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कमजोरी है। विधायक ने कहा कि केवल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदारों को जिम्मेदारी तय करनी होगी। और विधायक ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और देखिए, होना चाहिए, मैंने यहाँ पहले भी कहा था कि दिस इज ए मेजर सिक्योरिटी लैप्स, और इस मेजर सिक्योरिटी लैप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कि जुवेनाइल होम में 20 साल के लोग क्या कर रहे हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 21 साल है। सेकेंडली, वो जुवेनाइल होल इतना पोरस है, इतना अवेलेबल फॉर ट्रांसग्रेशन है कि कोई भी लेके निकल जाएगा। पाकिस्तान से जो इलीगली इन्फिल्ट्रेट करे थे लोग और वो वहाँ पे बैठे, और फिर वो देसी वेपन कहाँ से आया, फिर उससे फायर कैसे किया। तो मुझे लगता है माननीय नलिन प्रसाद जी ने खुद उसका दौरा किया और 6 लोगों को सस्पेंड किया, हम वेलकम करते हैं। और दूसरा, हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और तेज़ी भी देखें कि 2 लोग पकड़े जा चुके हैं। तीसरा, जो उसमें जो आरोपी है वो भी जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। जम्मू कश्मीर में विशेषकर भारतीय धारा, भारतीय संविधान और भारतीय मूल, इसके विरुद्ध जो भी जाएगा, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सख्त से सख्त कार्रवाई कानून और कानून एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगे। साहब, हमने अक्सर देखा है कि वेपन या फिर मोबाइल फ़ोन जो है जहाँ पर कैदी बंद होते हैं वहाँ पर इजीली जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, आपने ठीक कहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लैक ब्लॉट है हमारी जो प्रेजेंट सर्विसेज के ऊपर। आने वाले पिछले दिनों में, हालांकि एक बार तो जेल ही तोड़ दी थी कोट बलवाल में, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स सरकार ने और एजेंसीज इसमें ली हैं। आने वाले दिनों में भी इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की हम इसमें उम्मीद करते हैं। दिस इज ए सिक्योरिटी ब्रीच, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई कहानी नहीं। इट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज सिक्योरिटी ब्रीच। और सिर्फ 6 लोगों को निलंबित करके नहीं, मैंने कहा कि ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा एक सिस्टम इन प्लेस हो जिससे ऐसे ब्रीच आने वाले। राजौरी में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तारिक महमूद की अगुवाई में एक टीम ने आज राजौरी बाजार का दौरा किया है, और इस दौरे का मकसद रमजान के पवित्र महीने के मद्देनजर खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और रेट लिस्ट की जांच करना था।
इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायतें दी गई कि रमजान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। अधिकारियों ने दुकानदारों को अतिक्रमण भी न करने की हिदायत दी है ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं कोई उन्हें दिक्कत ना हो। तो प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि रमजान के दौरान लोगों को अच्छी क्वालिटी के खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए निगरानी जारी रहेगी। है क्योंकि ये पॉइजनस है, ये नहीं रखना है, इसमें वाइट कपड़ा रखना है आपने और वाइट शीट। तेल ना पूरा दिन लगा रहना, इसी चेंज कर दिया, उसको बाद दोबारा नहीं करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चेकिंग हमारी रेगुलर रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यूसली रहेगी। माह रमज़ान शुरू होने वाला है। हमने कल हमने पुंछ में की है और आज रजौरी में ये चेकिंग सुबह से हमारी जारी है। इसमें तमाम लोगों को तंबीह की गई है कि सब्जियाँ, फ्रूट, मीट, इशाए खुर्दनी जो भी हैं वो साफ़ सुथरी, अच्छी और बेहतर होगी। और हमें आप मीडिया के सहयोग से हम तमाम लोगों को ये अवेयर कर देते हैं कि जब भी खरीदने के लिए कोई चीज़ जाए उसकी क्वालिटी जांच ले, देखें। अगर कहीं कमी लगती है तो हमें इन्फॉर्म करें, हम आपके डिस्पोजल पर हैं। और हमारी अटमोस्ट कोशिश रहेगी। आज सुबह ही हमने एक मक्खन की कंसाइनमेंट पकड़ी है 50 किलो से ऊपर, जो कहीं बाहर से आया हुआ था, तो वो फ़ौरन हमने पकड़ लिया है। उसका टेस्ट भी किया है। मेरे साथ MFT गाड़ी जो है हमारी फूड सेफ्टी की है, उसमें चेक किया और हमने एनालिसिस के लिए भी वो भेज दिए गए हैं। तो इस किस्म की चीज़ों पर हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह किसी जगह भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चेकिंग नहीं हुई है और कोई चीज़ गलत बिक रही है। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर पब्लिक में से किसी को भी कोई पता लगता है कि कोई ख़राब चीज़ डिस्ट्रिक्ट में आई है या शहर में बिक रही है या दूध में किसी किस्म की परेशानी है, तो वो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उस चीज़ पर एनालिसिस कर सकें, उस चीज़ को देख सकें, उस चीज़ को खराब कर सकें। तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सुरनकोट में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब हबीब क्लब बी टीम में अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला रहा, जिसमें हबीब क्लब बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हबीब क्लब ए को पराजित किया। टूर्नामेंट का आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ना और नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने के उद्देश्य से किया था। समापन समारोह में पुलिस अधिकारियों ने विजेता, उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर, पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3-1 से जीत गए, जबरदस्त खेल का बहुत ही खुशी की बात है कि जेकेपी हमारी 6 बटालियन के सीओ साहब की तरफ से सुरनकोट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें इंस्पेक्टर अहमद जावेद भट्टी साहब जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे और नहायत ही शानदार टूर्नामेंट हुआ। इस तरह के टूर्नामेंट होने से पब्लिक और पुलिस का जो रिलेशन है वो बहुत बेहतर बन जाता है और आपसी तालमेल बेहतर हो जाता है। और इसलिए हमारे नौजवान जो लोग हैं जो ड्रग्स जैसी बहुत सारी बुराइयों में जाने के बजाय अपने एनर्जी को स्पोर्ट्स में चैनलाइज करेंगे, तो ये बड़ी नहायत ही खुशी की बात है और आगे भी इस किस्म के टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए मैसेज है कि सारे स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को डालें और अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में डालें, बजाय इसके कि कोई दूसरी किसी बुराइयों में। यूथ हमारा जितना भी इसमें इन्वॉल्व होगा उतना ही हमारी सोसाइटी हेल्दी क्रिएट होगी। क्या लगता है कि आने वाले रमजान के बाद यहाँ एक पुलिस की तरफ से कोई टूर्नामेंट करा? हाँ, यहाँ काफी हमारे इस तरह के प्लान हैं कि जिसमें हम बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके यूथ को उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उनको एंगेज करेंगे। यूसुफ, मैं सुरनकोट यहाँ का रहने वाला हूँ और वॉलीबॉल की गेम जो है ये बहुत अच्छी है। 6th बटालियन आर्मर्ड वालों ने ये शुरू करवाई है और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छी गेम है, अच्छी टीमें खेली हैं और मैं SHO सुरनकोट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरी टीम का। ये इसलिए है, ये टूर्नामेंट इसलिए रखी गई है कि बच्चे जो हैं ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशे के रास्ते से हट जाएं, इसीलिए ये मैच रखा गया है। और हम सबको इस चीज़ की सोच विचार करनी चाहिए कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। पुलिस का कोई काम नहीं है इतना, वो कहाँ इतना ये देखेंगे कि कौन कहाँ जाता है कौन, लेकिन ये अपना माँ बाप को भी ये ध्यान रखना चाहिए। और आर्मर के कमांडर नासिर खान साहब का भी। पुंछ में समाज कल्याण विभाग द्वारा सीनियर सिटीजन मीट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करना और उनके योगदान को सराहना था।
इस अवसर पर पुंछ के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण और मार्गदर्शन में बुजुर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने बुजुर्गों के अनुभवों से सीख लें और उनका आदर करें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। सीनियर सिटीजन्स के लिए आज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से था और उसमें मोस्टली जो लाइफस्टाइल पे उनके बात की जा रही है ताकि उनका जीवन जो है वो उसको किस तरह से वो अच्छा बनाया जाए और डिफरेंट इस एज के साथ रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में उनको बताया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मेडिसिन जो हैं वो विदाउट कंसल्टेशन जो है वो नहीं लेनी चाहिए बिकॉज वो नुकसानदेह होती हैं, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जितने भी यहाँ सीनियर सिटीजन्स आए हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 के बीच में हैं, वो आप सबने देखा कि कितने गौर से वो इस चीज़ को सुन रहे हैं और इंटरेक्शन में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। तो इससे लगता है कि वाकई ही उनको जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और जिसमें हमारे जेके बैंक भी कोलैबोरेट कर रहा है साथ में, उस प्रोग्राम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स को है। हमने चंडीगढ़ से एक स्पेशली हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाया हुआ था जिन्होंने ओल्ड एज रिलेटेड जो डिजीज़ हैं लाइफस्टाइल में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है उस पर एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। उसके साथ साथ डीसी साहब ने भी तमाम ऑडियंस को खिताब किया, एसएसपी साहब भी मौजूद थे। आज हमने इसका नाम जो है वो सम्मान समारोह रखा था, उसमें हमने तमाम लोगों को शॉल पहना के उनकी इज्जत अफजाई की। जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें हमने गर्म पानी की बॉटल्स दिए, दवाइयाँ दी। कोशिश ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। चलिए बुलेटिन में इतना ही इजाजत दीजिए। नमस्कार।